धन्यवाद साथियों। पिछले हफ्ते हमने लगातार आपके सामने जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उस पर चर्चा की। आप लोगों ने भी बहुत स्टोरीज की हैं, चलाया है, और अभी भी दुर्व्यवहार हो रहा है, अपमानित उनको किया जा रहा है, वो सब आपने देखा। साथ साथ एक और ज्वलंत मुद्दा यूपी से ही है। प्लीज बंद कर दो दरवाजा। संभल में जो आपके सामने नजारे देखने को मिल रहे हैं, नारे लग रहे हैं, वकील आक्रोशित हैं। कोई ऐसा वर्ग इस देश में आपको नहीं मिलेगा जो परेशान नहीं है। वो छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, संत हो। प्लीज, क्या ये आवाजें? संत हो, मिडिल क्लास हो, वकील हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इनसे परेशान नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। ये हकीकत इन पर। मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा किस तरह से, एक गुजरात मॉडल का मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़ाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़ाया, तो हमने छूट गए। पहला जज आया था दौड़ के अरीखा, उन्होंने बोला कि बाहुबली बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, तो फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारे को यही बताया कि नहीं, इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा ने फिर 1.5-4.5 महीना हो गए। फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा, मैं अभी सेटिंग करता हूँ, टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं देखी, नहीं बोले जा सब जेल खाली कर दिया, बाहर आ गया। तो कोई ये काम, नाम तो भगवान। ये आपने देखा जहां ये बाबू बजरंगी खुलकर बोल रहे हैं नरेंद्र भाई ने कैसे जज बदल के मेरे को राहत दी। तो कोई ये योगी आदित्यनाथ का नया मॉडल नहीं है, ये टेस्टेड मॉडल है, ट्राइड मॉडल है। गुजरात में आपके सामने ये वीडियो आपने देखा, जो एक राक्षस किस्म का व्यक्ति खुलकर बोल रहा है कि मुख्यमंत्री ने उनको मदद की, जज की ट्रांसफर करके, बार बार ट्रांसफर करके उन्हें राहत दिलवाई। तो जो सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला संभल में हुआ, ये उसी पैटर्न का, उसी सिलसिले का एक और हिस्सा, एक और कड़ी आपने देखी। कैसे भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका को अपने काबू में रखना चाहती है, अपने कब्जे में रखना चाहती है, और कैसे ट्रांसफर। मैं आगे और बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी अलग अलग मॉडल हैं, उस पर भी आऊंगा। तो जो चंदौसी कोर्ट में वकील नारे लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हम उन वकीलों के साथ हैं। ये वो विभांशु सुधीर हैं जिन्होंने संभल हिंसा के मामले में उस वक्त के जो सीईओ थे अनुज चौधरी और अन्य और पुलिसकर्मी थे, उन पर एफआईआर का आदेश दिया था। ये एफआईआर का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने उस वक्त गोलियां चलाई, 3 मुसलमानों को गोली से मार दिया गया। एफआईआर नहीं हो रही थी, कोर्ट के माध्यम से ये एफआईआर हुई। अब ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। आगे उससे पहले दिल्ली के दंगों में क्या हुआ वो आपने देखा। अलग अलग जगह पे किस तरह से इन्होंने न्यायपालिका को अपने काबू में करके ट्रांसफर कर दिया, धमका दिया, ट्रोल कर दिया सोशल मीडिया पे। ऐसे कई बार ये लोग करते रहते हैं ताकि इनका एजेंडा चलता रहे। जिस व्यक्ति को वहां लगाने की कोशिश की गई वो भी वह व्यक्ति था। सुल्तानपुर इनको तो हटा दिया खैर विभांशु जी को, और डिमोट भी कर दिया विभांशु सुधीर को। ना केवल हटाया, ना केवल ट्रांसफर की, इनको अपने पद से नीचे वाला पद डिमोट करके वहां भेजा सुल्तानपुर। जिस व्यक्ति को वहां लगाने की कोशिश की वो है जिसने संभल मस्जिद में सर्वे का आदेश पारित करके इसको मुद्दा बनाया था, विवाद बनाया था। खैर आप लोगों का दबाव था, वकीलों का दबाव था, चुपचाप से ये ट्रांसफर कैंसिल कर दी जिस नए व्यक्ति को लाने की कोशिश की गई। हम और आप कोई केस लड़ते हैं, जाते हैं कोर्ट में किसी के खिलाफ, वकील से संतुष्ट नहीं होते तो वकील बदल देते हैं।
लेकिन बीजेपी जज बदल देती है। यह अंतर है। हम और आप वकील बदलते हैं, बीजेपी जज बदलती है। मुरलीधरन, जस्टिस मुरलीधरन का आपने एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब दिल्ली के दंगों में जस्टिस मुरलीधरन ने एफआईआर के आदेश बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ पारित किए थे, आधी रात को जस्टिस मुरलीधरन का ट्रांसफर हो गया था। आधी रात को। अभी हमारे राजस्थान के जज थे जस्टिस दिनेश कुमार गुप्ता। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रिय मित्र गौतम भाई अदानी के खिलाफ कुछ जुर्माना लगा दिया, तो सजा उनको तुरंत मिली, 200 किलोमीटर दूर तुरंत ट्रांसफर हो गया। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि कैसे ये लोग एक मिनट में जिसके हाथ में इंसाफ का तराजू होता है उसको बांध लेते हैं, उसके हाथ को बांध लेते हैं। ये जो हमने देखा, गुजरात का उदाहरण मैंने आपको जो दिखाया, वो डीजी वंजारा हो, बाबू बजरंगी हो, माया कोडनानी हो, किस तरह से जज पे जज बदल के इनको राहत मिली। ये तो एक मॉडल है। मोटा भाई भी है एक, ये तो छोटा भाई का मॉडल है। मोटा भाई तो जज की ट्रांसफर कहीं और ही कर देते हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा। मोटा भाई का केस अगर किसी जज की अदालत में हो तो जज की मॉर्निंग वॉक बंद। वो किस गेस्ट हाउस में कहां रह रहा है, वहां क्या होगा, किसी को नहीं मालूम, तो वो ट्रांसफर कहीं और हो जाती है। तो ये जो मॉडल है, ये लोकतंत्र के लिए, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए कितना घातक है, ये आपके सामने है। और मैं बहुत प्रसन्नता से कह रहा हूं कि वकील समुदाय, आजादी के आंदोलन में भी वकील समुदाय ने बहुत अग्रणी, सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी। और जब लोकतंत्र को, इंसाफ को, न्याय को बचाने के लिए मुहिम हमारे वकील समुदाय ने शुरू की है, उसका हम स्वागत करते हैं। जो संभल में हुआ, जो गुजरात में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, जो जयपुर में हुआ, ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि भगवान के बाद अगर कोई न्याय की उम्मीद किसी से करता है तो वो राजा से करता है। भगवान भी राजा के माध्यम से न्याय दिलवाता है। और जब राजा इस तरह का निकले कि वो न्याय के रास्ते में आ जाए, वो न्याय न मिलने दे, वो इंसाफ न मिलने दे, वो इंसाफ और न्याय दिलवाने के वक्त धर्म देखे, जाति देखे, भाषा देखे, पार्टी देखे, तो आप सोचिए कि लोकतंत्र कितने कम दिनों का मेहमान अब इस देश में बचा है। हम वकील समुदाय के साथ खड़े हैं क्योंकि वो न्याय की रक्षा में सड़क पर आज आंदोलन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ इस गुजरात मॉडल को यूपी में नहीं लाएं, ला चुके हैं वैसे तो, क्योंकि इस मॉडल से निश्चित मान लीजिए कि आम आदमी को न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है। उसको लगता ही नहीं है कि अदालतों में अब न्याय मिल सकता है। जिस तरह का हस्तक्षेप निचली अदालतों में, राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, जिस तरह का आतंक फैलाया जा रहा है जजेस में राजनीतिक पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उससे बहुत मुश्किल हो जाएगा आम आदमी को न्याय मिलना, बहुत मुश्किल हो जाएगा लोकतांत्रिक परंपराओं का जीवित रहना। आपके सवाल। हमारा डेलीगेशन मिला है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय जी और अन्य नेता उनसे जाकर मिले हैं और लगातार संपर्क में भी हैं। बात यह नहीं है कि वो धरने पर बैठे हैं, जाहिर सी बात है वो चिंता का विषय है, लेकिन संविधान की तमाम जो नियम हैं, जो कानून हैं, जो प्रावधान हैं, उन सबको आप दरकिनार रखते हुए आप हस्तक्षेप कर रहे हो मठ में, आप हस्तक्षेप कर रहे हो धर्म में,
आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो कि साहब कौन सरकारी शंकराचार्य होगा, इस तरह से नहीं होता है। जो जिनको हमने चुना था, जिनको वोट आप लोगों ने सबने दिया था देश चलाने के लिए, वो देश तो आप देख ही रहे हैं कैसा चला रहे हैं। अब वो धर्म भी चलाना चाहते हैं, वो देश भी चलाना चाहते हैं, देश भी तबाह करना चाहते हैं, धर्म में भी हस्तक्षेप करके उसकी सारी परंपराओं को तबाह करना चाहते हैं। ये हम नहीं होने देंगे। आपने कहा कि हम लोग वकीलों के साथ हैं, तो क्या आप लोगों का जो लीगल डिपार्टमेंट है वो उनके साथ मिलकर कोई आगे की कानूनी कार्रवाई करने की हम उनसे संपर्क में हैं। जैसी भी उन्हें आवश्यकता रहेगी, राजनीतिक दल की हैसियत से हम एक अहिंसक आंदोलन में उनके साथ हैं। सर, शंकराचार्य और जो आपकी पीसी है उस पे ही एक सवाल है कि अभी कुछ देर पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये बात कही कि यूपी का जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ को नहीं बल्कि केशव प्रसाद मौर्य को होना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि सीएम की तुलना जो है उन्होंने मुगलों के शासन से कर दी है, और बोले कम से कम इनके जैसा तो सीएम नहीं होना ही चाहिए। भाई, जब जो उन्होंने कहा उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन शाही स्नान को तो मुगल भी नहीं रोकते थे, अंग्रेज भी नहीं रोकते थे। किसने रोका? शंकराचार्य जी को शाही स्नान करने से किसने रोका? आने वाली पीढ़ियों पर के लिए जब ये कौन बनेगा करोड़पति और इस तरह के आएंगे ना सीरियल, ये सवाल पूछा जाएगा। शाही स्नान में शंकराचार्य जी को स्नान करने से किसने रोका? ए मुगल, बी अंग्रेज, सी कांग्रेस, डी बीजेपी। जवाब डी आएगा, उसमें कोई कॉल अ फ्रेंड भी नहीं होगा। सर, मेरा सवाल है, तेजपाल सिंह नाम मेरा। सर, सामाजिक जीवन में हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अब देखा जाए नॉर्मल व्यक्ति को लगता है कि संतों के पास जाओ, पैर छुओ, आशीर्वाद लो, होता भी है, सब लोग करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के धर्मगुरु क्यों ना हो। बिल्कुल सही। लेकिन जब एक साधारण सा पुलिस वाला जो लोगों के टैक्स के पैसे से सैलरी लेता है, आम नागरिक के पैसे से, अगर वो जूतों से रगड़ देता है और उसका कुछ भी नहीं होता, तो इसका मतलब संतों से ज़्यादा सम्मान तो उनका होना चाहिए, कम से कम जूतों से रगड़े तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। बहुत पीड़ा का विषय है जब वो नज़ारे हम देखते हैं कि बाल बटुकों को उनकी बालों से खींच कर घसीटा जाए, तो दुख होता है। बचपन से हम सबको यही सिखाया गया है, जो आपने कहा कि धर्मगुरु हो, कोई किसी धर्म का, कोई पीर पैगंबर हो, कोई साधु संत हो, कोई हो, हम उनको सम्मान करते हैं, हम अपना सर झुका लेते हैं। यहां तो शंकराचार्य जी के शिष्यों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है और जिस तरह से अपमानित उन सबको किया जा रहा है, उससे हम सब आहत हैं। किसी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं होती है जब तक राजनीतिक नेतृत्व ने उसको ये आदेश नहीं दिए हों। तो सवाल राजनीतिक नेतृत्व पर, खास तौर पे उस राजनीतिक नेतृत्व पर उठने जरूरी हैं जो धर्म की आड़ में छिप कर वोट मांगता है, जो धर्म का दुरुपयोग करके वोट मांगता है, जो धर्म का इस्तेमाल करके विवाद पैदा करता है। तो यह सवाल इसीलिए हम राजनीतिक नेतृत्व से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, आदित्यनाथ से, अजय सिंह बिष्ट जिसका नाम है, उन सबसे पूछ रहे हैं। किसानों को खालिस्तानी सिद्ध किया गया, देशद्रोही सिद्ध किया गया। जहां जहां आंदोलन, छात्रों ने आंदोलन किया तो छात्रों को राजनीतिक सिद्ध किया गया। अभी शंकराचार्य जो संत हैं उन पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि शंकराचार्य हैं या नहीं। इसका मतलब यह है कि कल को अगर कोई रिक्शे वाला भी सवाल करता है इनसे किसी पॉलिसी को लेकर के, और लोकतंत्र हमें अधिकार देता है, लोकतंत्र हमें अधिकार देता है कि हम चाहे कुछ भी हों, यहाँ देश का प्रधानमंत्री और मैं दोनों ही बराबर हैं वोट के हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में तो कोई भी व्यक्ति सवाल पूछ नहीं पाएगा। इसमें उदाहरण, नोएडा में सेक्टर 50 में घटा 150 में लड़के का खत्म हुआ, वहाँ एक डिलीवरी बॉय जो बहुत छोटी सी कमाई करने वाला होगा, जितने हम लोग अपने फ्लैटों को रेंट देते उतना कमाने वाला व्यक्ति उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। वहाँ पूरा प्रशासन और पुलिस मौजूद था। मतलब मुझे दर्द है, मुझे नहीं, हर व्यक्ति को दर्द होगा कि 27 साल का लगभग मेरा छोटा भाई है, उसके साथ घटना हो गया तो क्या स्थिति होगी। और जब उस लड़के को आज जो जिसने मदद की थी उसने पुलिस के खिलाफ जब बोल दिया था, तो उसको 100 से ज़्यादा कॉल्स आए हैं पुलिस के, प्रशासन के, और उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आज का उसका अखबार में स्टेटमेंट है कि वो नौकरी छोड़ दी उसने। जो क्या लगता है, ऐसे तो कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं, पिछले 11-12 साल से लगातार यही उदाहरण मिलते हैं देखने को। सवाल पूछना, सवाल इनको पसंद नहीं आते, सवाल पूछने वाले इन्हें पसंद नहीं आते। कोई सवाल पूछ ले इनसे, इनकी नीतियों के खिलाफ,
तो ये उसको देशद्रोही सिद्ध करके रहेंगे। और इनके साथ, माफ कीजिएगा, आपके कुछ साथी भी हैं, हमारे आपके साथी हैं मीडिया के, उनका भी एक गलत योगदान रहा है लोकतंत्र को खत्म करने में। तो इसलिए मैं बार बार उनके विषय में भी बोलता हूं। ये अकेले नहीं होते, इनको भी हथियारों की जरूरत होती है। कुछ हथियार आप लोगों ने भी दिए हैं और इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। एक ना एक दिन आपको भी भुगतना पड़ेगा। आपको अभी लगता होगा कि चलिए विपक्ष को भुगतना पड़ रहा है, इलेक्शन हार गए, अरे वो चलता रहेगा। उससे कहीं ज्यादा हार हम सबकी हो रही है, एज अ सोसाइटी हो रही है, समाज की हो रही है, नौजवानों की हो रही है, सबकी हो रही, कोई नहीं बचेगा। तो जो आपने गिग वर्कर के विषय में बताया, डिलीवरी बॉय के विषय में, उसने एक मानवता के नाते वो किया जो कि डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिस काम को करने के लिए, वो नहीं कर पाए। वो एसडीआरएफ हो, वो एनडीआरएफ हो, वो जिला प्रशासन हो, लेकिन उसने करने की कोशिश की। उसके बाद उसको सजा देना, इसको परेशान करना, उसको प्रताड़ित करना, इतना प्रताड़ित करना कि अब बेचारे ने नौकरी छोड़ दी। तो ये किस तरह का उदाहरण हम दे रहे हैं समाज में कि आंख बंद करो, मुंह बंद रखो, कान बंद रखो, सरकार जो कर रही है, कह रही है, उसको होने दो, सवाल मत पूछो, हस्तक्षेप मत करो, उंगली मत उठाओ। इसीलिए हम परेशान होकर बार बार आपकी शरण में आते हैं कि उंगली उठाना जरूरी है, सवाल पूछना जरूरी है, नहीं तो एक न एक दिन आपकी बारी भी आएगी। सर, इस पे रहिए ना यार, क्या शशि थरूर करते हो। सर, एक द इकोनॉमिस्ट पत्रिका है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें ये कहा है कि 2024 के इलेक्टोरल रिवर्स के बावजूद भारतीय प्रधानमंत्री डोमिनेंट है और रिकवरी पर है। कैसे देखते हैं इस लेख मैं को? बड़ा खुश होता जब किसी ऐसी विदेशी पत्रिका ने डिवाइडर इन चीफ बोला था, तब भी ये सवाल आता। जब विदेशी पत्रिकाएं इनके पक्ष में कुछ लिख देती हैं या लिखवा दिया जाता है उनसे, तब आप लोग सब सवाल पूछते हैं। देखो देखो, इकोनॉमिस्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया मोदी जी को। ऐसे सर्टिफिकेट इनके खिलाफ भी बहुत दिए हैं, तब भी सवाल पूछ लिया कीजिए, हम भी जवाब तब दे देंगे। Sir, yesterday Rahul Gandhi had shared a video of having a conversation with the textile exporters. He basically questioned about the US tariffs. BJP is saying that the numbers are showing a completely different picture. We have been called as the fastest growing economy. Giriraj Singh has openly given a challenge to Rahul Gandhi to have a debate, otherwise apologize for making this statement. Look at the situation of the politics of this country. Giriraj Singh is asking us for a debate. He wouldn't know anything about his own department, about his own constituency. I challenge it. You and I will know more about his constituency than him. Fact of the matter is that it's a series of misadventures that have destroyed local production, local manufacturing, MSMEs. Series of misadventures. The latest one is, of course, the tariff by US. Despite surrendering to US, what we witness today is complete dictation from abroad. खड़े हो जाओ तो मोदी जी खड़े हो जाएंगे, बैठ जाओ तो मोदी जी बैठ जाएंगे, दाएं देखो तो दाएं देखेंगे। दाएं में टीपी होता है, टेलीप्रॉम्प्टर होता है, वो अलग बात है। जहां इशारा होगा अमेरिका का, कभी अमेरिका के इशारे पे चल देंगे, कभी चीन के इशारे पे चल देंगे। जैसा उस दिन मैंने आपको कहा, पापा ने डांटा तो मम्मी के पास, मम्मी ने डांटा तो पापा के पास। ये इनकी हालत है, ये हमारी विदेश नीति है। सो व्हाट वाज रॉन्ग इन व्हाट राहुल गांधी सेड? व्हाट ही सेड इज अ tragedy of our manufacturing sector, and I am glad that in our politics today the Congress party is raising issues that actually matter to every single Indian. सर, मेरे सवाल में एक सप्लीमेंट है, क्योंकि आपकी पार्टी का भी उस आर्टिकल में जिक्र है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उस सेटबैक को कैपिटलाइज करने में या अल्टरनेटिव देने में अब तक सफल नहीं रहे, संघर्ष कर रहे हैं। हम इकोनॉमिस्ट की प्रतियां नहीं जलाएंगे जैसा कि बीजेपी करती है। भाई उनका ओपिनियन है, उनका अपना ओपिनियन देने का हक है, उनको देने दीजिए। ऐसे ओपिनियंस बहुत आए हैं, डिवाइडर इन चीफ भी एक ओपिनियन है, और भी कई पब्लिकेशंस हैं जिन्होंने मोदी जी को की शान में बहुत कसीदे पढ़े थे, वो आप शायद दोहरा भी नहीं पाएंगे।
सर एक सवाल इधर से सर, जनगणना की अधिसूचना जारी की गई है जिसमें जाति का कॉलम ही नहीं है। घरों की गिनती की जाएगी लेकिन जाति को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, इसके पीछे आप क्या? भाई, जाति जनगणना की जब मांग इस देश में हम सब ने उठाई, राहुल गांधी जी ने सबसे आगे होकर उठाई, तब नरेंद्र मोदी ने कहा ये तो अर्बन नक्सल हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने खुद ध्यान हटाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप जो सबको बता रहे थे कि मैंने सीजफायर करवा दिया, ध्यान हटाना था, बोले जाति जनगणना होगी। फिर आप सब ने तालियां बजाई, तब भी तालियां बजाई जब हमें अर्बन नक्सल कहा था। फिर कहा कि नहीं मैं जाति जनगणना करूंगा, फिर भी तालियां बजाई। मास्टर स्ट्रोक, तो मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक। उसके बाद क्या हुआ? अब जनगणना में जाति का कॉलम नहीं है। ये व्यक्ति जब कुछ कहे तो समझ लीजिए उसका उल्टा करेगा। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते हैं ही नहीं। तो सोचते कुछ हैं नहीं बोलूंगा मैं। सर पिछले 4-5 दिन से जब से शंकराचार्य जी ने धारणा पे आए हैं, तब से हम टीवी चैनल में देख रहे हैं कि भाजपा के कोई भी स्पोक्स पर्सन ये डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और दूसरा बात ये कि जो यूपी में चीफ मिनिस्टर का अलग राय होता है शंकराचार्य जी को लेकर और डिप्टी सीएम का अलग राय होता है, तो आपको क्या लगता है कि ये शंकराचार्य का विवाद किस अंत तक जाएगा? आपको क्या लगता है? बात न्याय की है। अन्याय किसी के साथ भी हो, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, जो जिसके मन में इतनी भी इंसानियत होगी वो उस न्याय के लिए लड़ेगा, उस व्यक्ति के साथ खड़ा होगा। कांग्रेस पार्टी खड़ी रही, खड़ी रहेगी। बीजेपी में भी कुछ लोग हैं जो परेशान हैं, जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको देखकर मैं मानता हूं होंगे, जरूर होंगे परेशान, लेकिन हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं आवाज उठाने की। लेकिन आपने कहा भाजपा का कोई स्पोक्सपर्सन नहीं आ रहा है, हिम्मत नहीं हो सकती इनकी आने की। किस मुंह से आएंगे? दिन भर बैठकर गाली देना, हम सबको धर्म विरोधी कहना। हम किसी के धर्म के खिलाफ हो ही नहीं सकते, क्योंकि संविधान सब धर्मों को सम्मान देने की बात करता है। लेकिन यह पार्टी ऐसी है जिसके स्पोक्सपर्सन सुबह से शाम बाकी सब धर्मों को गाली देते हैं, तमाम पार्टियों को गाली देते हैं कि साहब ये हिंदू विरोधी है, सर्टिफिकेट बांट रहे होते हैं, ये हिंदू विरोधी है, ये उस मंदिर नहीं गया इसलिए ये हिंदू विरोधी है। आज इनका असली चेहरा पूरे देश, पूरे विश्व के सामने खुलकर सामने आ गया। सेक्टर 150 एक कर नोएडा सेक्टर 150 की जो घटना हुई, राहुल गांधी ने भी अपने सोशल मीडिया पर इसका जिक्र किया। आज उनकी शोक सभा है, या फिर इसके बाद क्या राहुल गांधी विक्टिम के परिवार से मिलने जाएंगे? इसके बारे में कोई जानकारी? जब भी ऐसा कुछ होगा जरूर आपको बताएंगे। मैंने आपको इस प्रेस वार्ता की शुरुआत में कहा, ऐसा कोई ठगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। ये सबके खिलाफ हैं। ये सिर्फ अपने 2-3 दोस्तों को छोड़ दीजिए, बाकी ये किसी के साथ नहीं है। रोज साबित हो रहा है, अब आपके सामने हो रहा है। विरासत, मणिकर्णिका घाट हमारी संस्कृति की विरासत, उसको तबाह कर दिया। दाल मंडी आप जिक्र कर रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग वहां हैं, आंदोलन में साथ दे रहे हैं, उनके विरोध की आवाज को प्रबल कर रहे हैं हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। लेकिन रोज इनकी पोल खुल रही है। जिन जिन से ये वोट लेते हैं, समर्थन लेते हैं, उनको ट्रोल्स में कन्वर्ट करते हैं, उनको भक्त बनाते हैं, उन सबको ये मूर्ख बनाते हैं। इस पे हम एक अलग प्रेस वार्ता कर रहेंगे आने वाले कुछ दिनों में। इसको हम स्टडी कर रहे हैं और इस पर हम अपना विस्तृत रूप से आपके सामने अपनी टिप्पणी रखेंगे।
actively interfere in judiciary matters. Well, that's what we've been talking about in this press conference, and we've given you several examples of how the BJP, whether in Gujarat, whether in Rajasthan, whether in Delhi, and whether in Uttar Pradesh, they have been not only interfering in the judicial process, they have been trying to control it, dictate it, and use the judiciary to subvert justice. And that's something which is dangerous for the survival of democracy, because justice and democracy are intertwined. Without justice, there can be no democracy. Without a true democracy, there can be no justice. Thank you.